हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कल लास्ट टर्म पे शायद कल क्या जो है अभी वीडियो बनाया था हमने, तो उसमें हमने आपको लास्ट टर्म पे ये बताया था किडनी के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन बताया था, किडनी का वजन, भार कितना होता है, ठीक है, उसका शेप क्या होता है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और जो जीव होते हैं उनके बारे में बताया था कि एब्यूटिलिक क्या होते हैं, यूरोटिलिक क्या होते हैं, यूरोटिलिक क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। और हमने आपको ये भी बात लास्ट पॉइंट पे हमने ये भी बताया था कि किडनी की इकाई क्या होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन। आज नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है। तो चूंकि आपने किडनी जो होती है इसमें पढ़ा था किडनी, ठीक है, इसके बारे में शायद लिख लेना अगर नहीं भी बताया हमने, ठीक है, तो इसके बारे में लिखना। ये जो किडनी होती है इसके जो पिरामिड भाग होते हैं ना, पिरामिड, ये जो पिरामिड भाग हमने आपको बताया था, जो पिरामिड भाग होते हैं इसी में ही क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख, कितने, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 10 से 12 लाख क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये क्या होता है, किडनी की इकाई होता है। क्या होता है, किडनी की इकाई। अब ये नेफ्रॉन कैसे होते हैं, देखने में कुछ इस तरीके से लगते हैं, जैसे हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन होते हैं वो किस बेस कैसे लगते हैं देखने में, समझना जरा, देखना तो समझ लेंगे आज। यहाँ नीचे तक दिख रहा है, देख लो जरा, ये देखो नीचे दिख रहा है, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्या होते हैं बेटा, ये हमने आपको बड़ा इसलिए बताया ताकि आपकी कनपटी में एकदम जो है जा सके ये बात। कनपटी का मतलब होता है दिमाग में, ठीक है, दिमाग में आपकी ये जो है बिल्कुल बैठ जाए। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये होता है नेफ्रॉन। और यही जो नेफ्रॉन होते हैं लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, पिरामिड के पास, जो मिडल वाला भाग होता है उसमें होते हैं। इसका काम क्या होता है पता है, इस नेफ्रॉन में जो आपको चाबी की तरीके दिख रही है, जैसे रिंच नहीं होता है, अरे क्या होता है जिसमें बोल्ट वगैरह खोले जाते हैं, वो शेप में लग रहा है आपको ना। तो ये जो नेफ्रॉन होता है ना बेटा, इस नेफ्रॉन की बात करें तो ये किडनी के अंदर क्या पाया जाता है, 10 से 12 लाख पाया जाता है। ये इकाई होता है, क्या होता है, इकाई। तो आपसे पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई नेफ्रॉन। बात समझ में आ गई। इसी को मेलपीगी नलिका के नाम से भी जानते हैं, किससे, मेलपीगी नलिका के नाम से जानते हैं, किसको, नेफ्रॉन को। क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जीव वैज्ञानिक थे, उनका नाम मेलपीगी था। क्या नाम था, मेलपीगी था। इसीलिए इस नलिका का मतलब इस नेफ्रॉन का नाम भी क्या पड़ गया, मेलपीगी नलिका। क्या पड़ गया, मेलपीगी, ठीक है। तो इसका इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है, इसको समझते चलेंगे आप लोग। अभी बता रहे बेटा, सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, यूरिन कैसे बनता है, एक एक चीज बताएंगे। आप बेफिक्र रहो कि ये क्या है, ये कैसे बनता है, सब चीज होगा। और इसका मेन काम हमने आपको बताने जा रहे थे, इसका मेन काम क्या होता है। तो इसका मेन काम बेटा ये होता है कि जो रुधिर है ना, रुधिर से अशुद्धियां छन कर मूत्र के रूप में, ठीक है, यूरेटर में प्रवेश करती है। क्योंकि यहाँ नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन से ये लास्ट वाली जो संग्रह नलिका ये दिख रही है, ये संग्रह नलिका जो होती है वो कहाँ खुलती है, ये यूरेटर में आके खुलती है। और यूरेटर आपको पता ही कहाँ खुलता है, यूरेथ्रा में खुलता है। और यहीं पर पूरा यूरिन एकत्रित होता है, जितना भी मूत्र होता है वो कहाँ पर एकत्रित होता है, यूरेथ्रा में। बात समझ में आ रही है। तो इसका काम क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड से अशुद्धियों के रूप में मूत्र जो होता है वो छनता है। मतलब कहने का मतलब जो रुधिर होता है ना वो छन कर क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। क्या बनाता है, यूरिन। वो यूरिन जो होता है वो छन कर जो है यहीं से होकर कहाँ आता है, सारा जो है इन नेफ्रॉन के माध्यम से छन कर कहाँ आता है, यूरेटर पे। कहाँ आता है, यूरेटर। फिर कहाँ आता है, यूरेथ्रा में। बात समझ में आ गई, फिर यूरेथ्रा में आता है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये नेफ्रॉन, ऐसे ही 10 से 12 लाख नेफ्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, अब तो बहुत अच्छे से आ गई होगी, नहीं आई है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये नेफ्रॉन। इसके नाम समझ ले, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनिका। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं क्योंकि हिंदी में ज्यादा आता है, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं एफरेंट आर्टियल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टियल, एफरेंट RENT, एफरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। इधर बोलते हैं अपवाही धमनिका। क्या बोलते हैं, अपवाही धमनिका। हिंदी बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टियोल, ठीक है, इफरेंट आर्टियोल, ये आई बना है, ठीक है। और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, संपुट। हिंदी बोलते हैं संपुट, इंग्लिश बोलते हैं वोमेन कैप्सूल।
कैप्सूल। क्या बोलते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं। इसको बोलते हैं कोशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? कोशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं ग्लोब मेरुलस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ट्यूब बोल सकते हो या लूप बोल सकते हो। इसी को बोलते हैं समीपस्थ नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ नलिका। इसको बोलते हैं यू हैनले लूप। क्या बोलते हैं? बोलो। हैनले लूप। ठीक है, हैनले लूप। क्या बोलेंगे? और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लूप। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग ट्यूब बोल सकते हैं आप। इसी को बोलते हैं दूरस्थ नलिका। क्या बोलते हैं? दूरस्थ नलिका। इसको बोलते हैं संग्रह नलिका। क्या बोलते हैं? संग्रह नलिका। क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोले तो कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये इतना आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इतनी बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं। एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम क्या होता है कि जो हमारा रुधिर होता है उस गंदे रुधिर से जो है यूरिन छन कर जो होता है, यूरिन मतलब मूत्र जो होता है अशुद्धियों के रूप में जो है मूत्र बनकर जो है शरीर से पास आउट होता है। तो ये मेन मार्ग होता है, इसी से ही सारा जो है यूरिन बनता है। ये अगर काम ना करे तो बेकार है। ठीक, तो नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन के बारे में आता है पेपर में, एग्जाम में इस तरीके से आता है कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करो। तो नेफ्रॉन का डायग्राम बनाओ तो सारे नाम लिख लो। अब इसके बारे में क्या लिखना? तो नेफ्रॉन के बारे में क्या लिखना है कि नेफ्रॉन सबसे पहले बताओ कि नेफ्रॉन की खोज मेलपीगी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए नेफ्रॉन को हम मेलपीगी नलिका के नाम से भी जानते हैं। नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की इकाई होती है। दूसरी बात क्या लिखोगे? नेफ्रॉन किडनी की इकाई होती है और एक किडनी के अंदर लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये बात किडनी के में भी अंदर लिख लेना, जब किडनी पढ़ाया था ना उसमें भी ये बात लिख लेना। ठीक, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि किडनी जो नेफ्रॉन जो होता है उसके दो भाग होते हैं या दो भाग होते हैं, एक अग्रशिरा और एक ये पश्चशिरा। अग्रशिरा जो होता है एक प्यालीनुमा संरचना के रूप में बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जो प्यालीनुमा संरचना होती है उसे वोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका अंतिम भाग जो होता है वो संग्रह नलिका में खुलता है। किसमें खुलता है? संग्रह लिखा है, संग्रह कलेक्टिंग डक्ट, संग्रह नलिका में खुलता है। बात समझ में आ गई? क्या बताया हमने? इसका ये दो भागों से, इसका अग्रभाग और एक ये पश्च भाग। इसका अग्रभाग जो होता है वो प्यालीनुमा संरचना बनाता है जिसको वोमेन कैप्सूल कहते हैं। वोमेन कैप्सूल में एक अगुवाई धमनिका तथा एक अगुवाई धमनिका पाई जाती है तथा इसका अंतिम सिरा क्या होता है? अगुवाई धमनिका। अगुवाई धमनिका का जो बीच का हिस्सा होता है ना वो बहुत लंबा होता है, रस्सी की तरीके बहुत होता है। तो ये जो होता है इस जगह पर क्या होता है? बहुत सारा ये जाल बना लेता है, कोशिका का क्या बना लेता है? पूरा जाल बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? गुच्छा नहीं बेटा, कोशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? कोशिका गुच्छ। वो कह रही है अंगूर का गुच्छा। ठीक है, कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? इंग्लिश बोले तो ग्लोब मेरुलस। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? तो हमने क्या बताया कि इसका अग्रभाग जो होता है वो वोमेन संपुट में खुलता है। इसका वोमेन संपुट में क्या होता है? एक अगुवाई धमनिका पाई जाती है तथा एक अपवाई धमनिका होती है। अगुवाई धमनिका का मुख चौड़ा होता है, ठीक है, और अपवाई धमनिका का मुख क्या होता है? सकरा। देखो इसका थोड़ा चौड़ा लग रहा है, इसका क्या लग रहा है? सकरा। तथा ये अपवाई तथा अगुवाई धमनिका आपस में मिलकर एक कोशिका का जाल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं? कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में। ये अग्रभाग के बारे में बताया हमने आपको। किसके बारे में बताया? अग्रभाग। इसके बाद क्या है? तथा इसका मध्य भाग जो होता है उसमें समीपस्थ नलिका तथा यू आकार की हैंडल लूप पाई जाती है तथा इसका जो अंतिम सिरा होता है वो क्या? दूरस्थ नलिका में खुलता है और सबसे अंतिम भाग जो होता है वो किसमें खुलता है? संग्रह नलिका में। बात समझ में आ गई? इसको लिखाने का तरीका आपको एग्जाम में कैसे लिखना? आपको ऐसे लिखना है सिंपल लैंग्वेज में कि मनुष्य में जो है नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी के अंदर जो है पाया जाता है, ठीक है, मेडुला भाग में पाया जाता है और इसी को मेलपीगी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे मेलपीगी नलिका के नाम से जानते हैं। और जो नेफ्रॉन होता है प्रायः जो क्या करता है? ये यूरिन बनाने का काम करता है, ठीक है, यूरिन का बनाने में, रुधिर से यूरिन बनाने का कार्य करता है। और ये जो काम होता है ये अभी हम इसको और अच्छे तरीके से समझाएंगे, कम से कम 10 बार समझाएंगे तभी लिखाएंगे, ऐसे नहीं लिखाएंगे हम आपको। ओरली जल्दी बता दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इसको लिखा देंगे। क्लियर? अभी केवल आप थोड़ा समझ लो, बस एक ओरली जैसा एग्जाम्पल होता है बस उस तरीके से समझ लो। और उसके बाद बताएंगे कि जो ये नेफ्रॉन होता है मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, इसका अग्रभाग और ये पश्च भाग। अग्रभाग जो होता है, ठीक है, एक प्यालेनुमा संरचना बनाता है जिसे वोमेन संपुट कहते हैं। वोमेन संपुट कहते हैं, इसमें अगुवाई धमनिका तथा अपवाई धमनिका पाई जाती है। अगुवाई धमनिका तथा अपवाई धमनिका
ठीक है। अगुआई धमनिका और अपवाय धमनिका एकदम रस्सी की तरीके होती है बड़ी सी, ठीक है। अगुआई धमनिका का मुख चौड़ा होता है तथा अपवाय धमनिका का मुख संकरा होता है। अगुआई धमनिका और अपवाय धमनिका दोनों मिलकर कोशिका का एक जाल बनाती है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसका मध्य का भाग डालेंगे तो मध्य के भाग में क्या लिखेंगे कि जो नेफ्रॉन होता है उसके मध्य में निम्नलिखित भाग होते हैं, या नेफ्रॉन निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। पहला वोमेन संपुट, फिर उसके बाद समीपस्थ नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ नलिका, और इसका अंतिम सिरा जो होता है वो संग्रह नलिका होता है। और संग्रह नलिका में जितना भी यूरिन होता है वो संग्रह नलिका से होते हुए यूरेटर में जाकर पहुंचता है। बात समझ में आई? तो ये जो आपका था नेफ्रॉन, ये आपको केवल नॉर्मल छोटी छोटी चीजें बताई गई। इसका मुख सकरा, इसका मुख चौड़ा होता है इसलिए क्योंकि अभी अब आगे हम आपको यूरिन बनने की 3 प्रोसेस बताएंगे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ठीक है। ये 3 प्रोसेस के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे यूरिन जो है पास आउट होता है, कैसे बनता है। देखो एक छोटा सा नॉर्मल तरीका देख लो, इसमें से रुधिर जाता है, ये जो अगुआई धमनिका है यहाँ से रुधिर जाता है और जाने के बाद यहाँ पर जाएगा और यहाँ भाई कोशिकाओं सबसे होता हुआ तभी तो इधर आएगा। तो यहाँ से रुधिर प्रवेश किया, पूरा रुधिर प्रवेश किया, शुद्ध रुधिर, और गंदा रुधिर जाता है यहीं से, इसी यूरिन बननी है। तो होता है क्या, यहाँ पर से होकर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ही कोलाइड होते हैं ना, यहाँ पर ये धमनिका क्या हो जाती है, बहुत ही कोलाइड हो जाती है, बहुत ही संगठित हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर रुधिर आता तो है नलिकाओं में, तो यहाँ पर रुधिर का प्रेशर बनता है। तो ये जो कोशिका गुच्छ होती है ना, इनकी में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, और छोटे छोटे छिद्र होने के कारण क्या होता है, रुधिर से छन कर अशुद्धियाँ कहाँ आने लगती है, यहाँ पर आ जाती है। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ें गुच्छे के रूप में पड़ी है, कोशिका पूरी जुड़ी जुड़ी पड़ी हुई है, और उसमें से जो है प्रेशर से रुधिर जा रहा है, तो वो होगा क्या, प्रेशर पड़ेगा। सीधी वो भाई एक पाइप है, आप सोच सकते हो समरसेबल जब पानी भरते हैं तो जब पाइप से होकर अगर हम डायरेक्ट सीधी पाइप होती तो पानी स्पीड से चला जाता है, लेकिन अगर उसी को कोलाइड कर दो, मोड़ दो, तो पानी नहीं जा पाता है ना, तो प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब हल्की रबड़ होगी तो फटने के भी चांस रहते हैं, तो वैसे ही अब इसमें कितना, ये रबड़ है क्या, कितना इसमें दम होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, एकदम पतली झिल्ली के समान होती है संरचना। और ये क्या होता है, रुधिर के दबाव के कारण क्या होती है, झिल्ली कोशिका, ये जो कोशिका गुच्छ की जो कोशिकाएं होती है वो इसकी दीवारें फटने लगती है और रुधिर से छन कर अशुद्धियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। बात समझ में आ गई? अब ये शुद्धियाँ कहाँ पर आएंगी, आते आते कहाँ पर आएंगे, समीपस्थ नलिका में, वोमेन संपुट से होते हुए कहाँ आएंगी, समीपस्थ नलिका में। समीपस्थ नलिका में जो भी छना हुआ पदार्थ आया है, उस छने हुए पदार्थ में, ठीक है, जो भी छना हुआ पदार्थ आया है उस छने हुए पदार्थ में जो भी अभी रुधिर में जो भी पोषक तत्व होंगे वो उनकी दीवारों से सोख लिए जाएंगे, ठीक है, वो एल्ले लूप में आएगा। फिर उसके बाद सोख लिए जाएंगे, और सोखने के बाद क्या होगा कि जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी वो धीमे धीमे क्या होंगी, पूरी अशुद्धियाँ होंगी वो जल के रूप में जो है आगे की ओर प्रवेश करती जाएंगी। जो भी पोषक पदार्थ होता है इनकी दीवारों से सोख लिया जाता है लगातार। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? और इसी की हेनले लूप की दीवारों में ही एक हार्मोन पाया जाता होगा, शायद आपको पता हो, ADH हार्मोन। क्या पाया जाता है? ADH इसी को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से निकलती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये मूत्र बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मान लो ADH हार्मोन नहीं पाया जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाता है, इससे ऐसे व्यक्ति अगर जिनमें ADH नहीं पाया जाता ना, तो ऐसे व्यक्ति को बार बार यूरिन आती है, बार बार वो जो है मूत्र के लिए जाता है, बार बार उसको बार बार बाथरूम आती है। समझ लो किसकी कमी से, ADH। बात समझ में आ गई? जिसमें ADH हार्मोन नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसको हो जाता है डायबिटीज मिलेटस। क्या हो जाता है? दो प्रकार की डायबिटीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है, डायबिटीज मिलेटस होती है। तो उस तरीके से जो है डायबिटीज हो जाती है, ठीक। एक हमने आपको उसमें बताया था अग्नाशय वाले में, जब अल्फा कोशिकाएं होती है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, तब डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, उसमें क्या होता है, डायबिटीज मिलेटस। बात समझ में आ गई? 2 प्रकार की डायबिटीज होती है। डायबिटीज मतलब समझ रहे हो ना, मधुमेह। तो और इसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट भी बता देंगे, अभी हमने केवल आपको ओडली बताया हुआ कि एकदम सीक्वेंस से बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।